स्वागत करना चाहूंगा शिंदे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजेंडा आज तक के इस हिंदी जगत के महामंच पर। और अपने आप में ये भी इस देश की लोकतंत्र की खासियत है कि जिस व्यक्ति ने 35 साल पहले एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपना जीवन शुरू किया हो, आज 35 साल बाद वो देश का गृह मंत्री है। और शायद यही सबसे बड़ी खासियत है कि जब कसाब को फांसी हुई तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सारा क्रेडिट जाता है सुशील कुमार शिंदे जी को, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा। लेकिन शिंदे साहब, सवाल बहुत सारे हैं। पहली सीढ़ी आपने बहुत अच्छे से पार की है, अभी और भी काफी कठिन वक्त आने वाला है जहां तक बात आतंकवाद को लेकर है। मुद्दा क्योंकि 26/11 का है, और 26/11 एक ऐसा विषय है हम सबके लिए। आप क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, आप मुंबई को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुंबई में आतंकी हमला हुआ, क्या इस आतंकी हमले से हमने कुछ सीखा? क्या आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं? ये हमारा विषय है, और हम चाहेंगे कि शुरुआत में आप कुछ बोलें, और फिर यहां पे जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवाल हमारे वेबसाइट पर आपके लिए आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले आप अपनी बात रखें। प्रथम था सुमित जी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि ये आज तक ने एक अच्छा फोरम शुरू किया है जिससे समाज को सब तरीके का ज्ञान हो जाएगा। केवल एक ही विभाग नहीं, राजनीति, इसमें राजनीतिज्ञ को लोगों को बुलाया है, अपने फिल्म वालों को बुलाया है, धर्मगुरुओं को बुलाया है, और भी कई ऐसे लोगों को बुलाया है। मैं समझता हूं कि समाज का इस तरह से एक शिक्षा देना, एजुकेशन देना, मैं समझता हूं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक बहुत अच्छा अंग है। मैं आपका स्वागत करता हूं। बंबई में जब पहली बार धमाके हो गए, वो मुझे आज भी याद है कि मैं यहाँ दिल्ली में 1992 में जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हुआ था और यहाँ आ गया था। और उसके अगले साल बंबई में जो धमाका हो गया 93 में, मेरे पास कुछ फिगर्स है। और आपको पता है कि 13 जगह उसका स्फोट हो गया था, और उसमें 257 लोग मारे गए थे और 713 लोग इंज्योर हो गए थे। ये बंबई के लिए एक अनोखा अनुभव था कि बंबई वैसे हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, और वहाँ इस तरह का काम होना हमें भी आश्चर्य लगा था। मैं इसके बहुत उस वक्त भी मैंने बताया था कि भारत उस वक्त 91 में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस देश में लेके आ रहा था, और जिस रफ्तार से हम आगे जा रहे थे, कहीं हमारे अगल बगल वाले देशों को ये देखा नहीं जा रहा था। तो वहां से शुरुआत हो गई। और आपने जो कहा है कि 26/11/2008 से जो धमाके हो गए हैं, उसके बारे में आपने क्या किया है? पहला तो 26/11 के बाद जर्मन बेकरी में हो गया 13 फरवरी को। उसके बाद 13 जुलाई को झवेरी बाजार और अपेरा हाउस और दादर बस स्टॉप पे हो गया, जहां जर्मन बेकरी में 17 लोग मर गए। ये तीनों जो 13 जुलाई में हो गया, उसमें 27 लोग मर गए। फिर 7 सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट के पास हो गया, और उसमें 15 लोग मर गए। उसके बाद 13 फरवरी 2012 को इजराइल के डिप्लोमेटिक पर दिल्ली में हमला हो गया, उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हो गई। और उसके बाद 1 अगस्त में 2012 में पूना में धमाका हो गया,
जिस दिन मैंने एक दिन पहले ही चार्ज ले लिया था, तो उसमें भी कुछ कैजुअलिटी नहीं हो गई। ये जो 2008 से 4 साल में जो इस देश में धमाके हो गए, उसके बारे में स्ट्रिक्टर एक्शन लेने के लिए हमने, भारत सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट किया 2008 में। और आज भी पार्लियामेंट में मैं इसी लोकसभा में मूव किया हूँ अभी उसकी अमेंडमेंट, जो हमारे देश पर विशेषता इकोनॉमिक सिक्योरिटी डिस्टर्ब करते हैं, उसके बारे में एक्शन लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण हमने की है कि काउंटरफिटिंग ऑफ ऑफ इंडियन करेंसी, उसके बारे में उस एक्ट के तहत लाया है। और सबसे बड़ी बात हमारे नज़र में ये आ गई है, हमारे नज़दीक वाले जो देश है वो काउंटरफिटिंग में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उसका काफ़ी नुकसान हमारे को हो रहा है। मैं पहले थोड़ी ज़रा मालूमात दूंगा, फिर आप जो पूछना है पूछ लीजिए, ताकि देश को भी ये पता चले कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं देश में। इसमें एक प्रावधान किया है कि रेजिंग ऑफ फंड्स, और कई संस्थाएं ऐसे हैं, कई फंक्शन करते हैं, उसके साथ भी फंड इकट्ठा करते हैं और ये टेररिज्म के काम में लाते हैं, उसके बारे में भी हमने ये प्रावधान किया है नवे एक्ट में। अभी लोकसभा में तो पास हो गया है, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी पहली तो, लेकिन अभी पास हो गया, बहुत स्मूथली पास हो गया लोकसभा में। अभी राज्यसभा में भी ये पास हो जाएगा। और इसी वक्त 2008 के बाद हमारे देश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल के एक एजेंसी स्थापित हो गई, जो केवल टेररिज्म और यही काम इन्वेस्टिगेशन करेंगी, इसी तरह का ये एजेंसी देख रही है। उसमें अभी तक टोटल केसेस एनआईए की तरफ 2009 से शुरू हो गई, एक्ट तो 2008 में पास हो गया, तो इसमें अभी तक 48 केसेस गए हैं और 25 में चार्जशीट हो गई है और 2 में उसमें कन्विक्शन हो गई है, जो 2006 में वो केसेस हो गई थी। उसके बाद हमने इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी बहुत प्रबल कर दी है। मैक की सिस्टम लाए हैं हमने, सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर भी बनाया है उसका, ताकि इससे हमें पता चले कि कौन कहाँ से बात कर रहा है। इसमें हमारे जो फर्स्ट फेज में 407 नोट्स बनाए हैं और आज तक 353 नोट्स कनेक्ट कर दिए हैं। और ये सिस्टम से अभी तक हमने 19 मॉड्यूल्स हमने बस्ट किए हैं 2011-12 में। तो इसका ये फ़ायदा हो रहा है और हमारे पर ये बातें मालूम होती है कि कौन किस तरह से आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो हम उसकी प्रिकॉशन लेते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम हम नेक से कर रहे हैं। उसके बाद नेटग्रिड का भी हमने ये डेटाबेस का काम शुरू किया है। नया है ये सब, लेकिन ये काम जोरों से चल रहा है। ये सब हमने 26/11 के बाद किया, 26/11 उससे सीखा। हाँ, उसके बाद वही क्या क्या तैयारी की है हमने ये, और उसके क्या कनेक्शंस है मैं बताऊंगा बाद में ज़रा डिटेल में। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हमने ज़्यादा हिस्सा लेना शुरू किया है। चाहे अभी जो हमने जो एक्ट अभी बताई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का, उसमें इंटरनेशनल जो एजेंसी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें हम 2010 में मेंबर बन गए 180 राष्ट्रों के साथ, और वहाँ टेररिज्म के बारे में एक्ट में जो प्रावधान करना है वो भी हमने वो कर दिया है। तो उससे अभी हम उसके भी नेट में आ गए हैं। इंडिया 12 यूएन स्ट्रक्चरल कन्वेंशन में टेररिज्म के जो कन्वेंशन है उसमें पार्टी हो गई है, और जॉइंट वर्किंग ग्रुप
23 कंट्रीज के साथ हमारा है और यूनाइटेड यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन के साथ और बिम्स्टेक के साथ हमारा ये संवाद बड़े जोर से हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ी मालूमात दूंगा आपको। अभी तक हमने एनएसजी, आपने देखा होगा कि बम्बई के हमले में जब एनएसजी भेजनी पड़ी और यहाँ उस वक्त प्लेन में लेने में देर हो गई है, दिल्ली से भेजनी पड़ी टीम। ये देखते हुए अभी हम 4 जगह एनएसजी के ब्रांचेस लगाए हैं। उसमें बम्बई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है और कोलकाता में है। और डीजी एनएसजी का है, उसको ये भी हमने पावर दे दिए है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा हवाई जहाज भी मिलता नहीं है, जो डिफिकल्टी उस वक्त आ गई थी हमें, तो उसको पूरा अथॉरिटी दिया है कि इमीडिएटली हायर करके कहाँ से भी वो हवाई जहाज लेके वहाँ पहुँच चले जाए, ये भी उसको हमने अथॉरिटी दे दी है। मॉडर्नाइजेशन के बारे में अभी तक हमने आज तक 12,000 करोड़ खर्चा किया है और अभी आने वाले अगले 5 साल के लिए 8,000 करोड़ का ये योजना हमने बना के दे दी है। इसमें काफ़ी मॉडर्नाइजेशन में नए टेलीफोन, नए पुलिस स्टेशंस है, नए हथियार है, नए पावर बोट्स है, वाटर बोट्स वगैरह है, ये योजना आ गई है। क्योंकि बम्बई में जो हल्ला हो गया था वो जिस तरह से समुद्र मार्ग से आ गए थे, उसको देखते हुए हमने कोस्टल एरिया में भी पुलिस स्टेशंस बढ़ाए हैं अभी, और वहाँ भी बोटें देने का यही योजना के अंतर्गत ये काम शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमने जो टाई अप किया है 26/11 के बाद 4 साल में और भी कुछ करना होगा। ये केवल इससे नहीं, जो नए नए जो सिस्टम्स है, अभी मैंने इंटरपोल गया था तो इंटरपोल में हमने विशेषता ये भूमिका रखी भारत की ओर से कि हमारे जो अगल बगल के देश है वहाँ हमारे यहाँ कल्प्रिट छुपे हुए हैं। हम रेड कॉर्नर नोटिसेस भेजे हैं इंटरपोल को, तो हमारे को वो हस्तांतरित कर दे। इसी प्रकार की भूमिका जब तक नहीं लेंगे हम लोग इंटरपोल में, तब तक ये हमारा इंटरपोल का भी महत्व नहीं बढ़ेगा। ऐसा मैंने वहाँ भाषण किया और मैं बताऊंगा आपको कि वो भाषण की प्रत भी वहाँ उन्होंने रख ली और स्पेशल मेरी सिग्नेचर करके रख ली। ये पहली बार हो गया था कि भारत हमारा इतने जोर से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कल्प्रिट के परपेट्रर्स जो हमारे देश के हैं, तो इसके लिए हमने ये किया था। इसके लिए मैंने ये बताया शुरुआत को कि जो हम ये कर रहे हैं सुविधा, ये भी संपूर्ण है ऐसा मैं खुद नहीं मानता। और भी कई सुविधा हमारे को करनी होगी, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा मैं। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, हमारी वेबसाइट पे आपके लिए बहुत सारे सवाल आए, वो लिस्ट मेरे पास है, लोग जो बैठे हैं उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन पहला सवाल मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं तो मैं ही पूछ लूं। कसाब को जो फांसी देने का काम था, जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को आपने एग्जीक्यूट किया, उसके लिए वाकई में पहली बार लगा कि अब सरकार कोई भी काम अगर चाहे तो मीडिया से, जनता से छुपा के कर सकती है और जो करना चाहे वो किया जा सकता है, और इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। ये पहली बार ऐसा फोरम है, ऐसा मंच है जहां पर गृह मंत्री हम सबके साथ हैं, आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सारा देश जानना चाहता है कि आखिर कैसे आपने उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। क्या आपका अपना पुलिस बैकग्राउंड, आप क्योंकि सब इंस्पेक्टर के ओहदे से यहां तक पहुंचे हैं, वो काम आया? नहीं, ये तो पुलिस बैकग्राउंड भी काम में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम में आ गया। मैं चीफ मिनिस्टर था, कई साल मिनिस्टर था, 40 साल से मैं राजनीति में हूँ। जब समाज में देखता हूँ तो ये ऐसी चीजें सीक्रेट ही रहनी चाहिए। देखिए, हमने कभी सोचा था कि 93 का हल्ला हमारे पर हो जाएगा? अचानक हो गया। 26/11 का भी अचानक हो गया। कभी ऐसा पिटाई नगारा बजा के हमने बोला कि कर रहे हैं। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सके? और मैं समझता हूं कि पुलिस का, धन्यवाद, बिल्कुल, पुलिस का बैकग्राउंड जरूर काम में आ गया। हमने बहुत इसमें स्ट्रिक्ट रखा था कि ये चीज, देखिए, एक मैं देखा एक पुलिस ऑफिसर
कुछ टेलीविजन पे बोल रहा था, अभी आपके ही देखा कि इतना सीक्रेट क्यों रखा। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस ऑफिसर बड़े रिटायर हो गए हैं, डीजी बोल के उनको पूछना चाहता हूं कि झारखंड में एक न्यायालय से जेल में जा रहे थे 10 आरोपी, उनको नहीं उड़ाया दे दिया नक्सलाइट ने। दूसरी केस हो गई थी, जेल से न्यायालय जा रहे थे 8 आरोपी और उसकी पुलिस पार्टी थी 15 लोगों की, उस पर 30 लोगों ने अटैक किया नक्सलाइट ने और उसमें से 4 लोगों को भगा के लेके गए। ये कैसे पुलिस ऑफिसर डीजी तक पहुंच गए, मुझे आश्चर्य लग रहा है। आप ही के राज्य के हैं। और ये तो आरोपी हमारे को आर्थर रोड जेल से पूना लेके जाना था। वो जो रास्ता आपको पता है, वहां कहीं भी कुछ हो सकता था। तो ये इसलिए बहुत सीक्रेट रखना था। मैंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से और विशेषतः मुख्यमंत्री से भी बात की थी और होम सेक्रेटरी से बात की थी कि ये बहुत सीक्रेट रखना है, और ये बहुत सीक्रेट रखा। और मैं समझता हूं कि मैं आपका प्रतिनिधि हूं, मैं आपके देश के लिए हमारी इतनी सीक्रेसी रख के नहीं करूंगा तो मैं समझता हूं कि यहां बैठने के लिए मैं लायक नहीं हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया जवाब। लेकिन एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ। कसाब तो हो गया, अफजल गुरु कब? कसाब के से पहले अफजल गुरु की घटना घटी। अफजल गुरु को हमारा देश, हमारी सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना चुकी है। फिर किस बात की दिक्कत है? आखिर क्यों नहीं हम उसको भी फांसी तक पहुंचाते हैं? कहां हिचकते हैं आप? देखिए, हम बिचकने का सवाल नहीं, ये जो केसेस है 15-16 केसेस जो है मेरे पहले के हैं। मैं होम मिनिस्टर होने के पहले ही जा चुके हैं। मेरे पास एक ही केस आ गई थी जो ये अजमल की केस थी, तो मैंने वो पूरा कर दिया। बाकी जो केसेस है, कुछ 7 केसेस हमारे देश के वरिष्ठ, हमारे जो है प्रथम नागरिक, उनके तरफ से, राष्ट्रपति जी की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट में आ गई है। मुझे ये सब बहुत डिटेल में देखना होगा। तो ये मैं पूरी एग्जामिनेशन कर रहा हूँ और अभी तक वो केस मेरे डिपार्टमेंट में है। जैसे पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, मैं वो डिपार्टमेंट के क्या एग्जामिनेशन कर दिया है वो पूछ लूंगा। एक नहीं, 7 केसेस है। बिल्कुल, आप लीडर ऑफ द हाउस भी बन गए हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उसमें अफजल जी की एक केस है। नहीं, ये तो पहले गए हैं, लेकिन नया गृह मंत्री है के नाते भेज दिया है, तो मुझे देखना होगा। आप राहुल कमल मेरे साथ है, मेरे सहयोगी मैनेजिंग एडिटर है हेडलाइंस टुडे के। उनके जहन में एक सवाल है। राहुल जी, पूछें आप। शिंदे साहब, जिस दिन कसब को फांसी हुई थी उस दिन मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि, बड़ा दावा किया था आपने कि राष्ट्रपति भवन से अफजल गुरु की फाइल आने के 48 से 72 घंटे के भीतर अफजल गुरु का भी वही हाल होगा जो कि कसब का हुआ, और आपने गारंटी दी थी। बात पूरी सुन लीजिए। फिर मैंने राष्ट्रपति भवन को फोन किया कि क्यों राष्ट्रपति महोदय अफजल गुरु की फाइल पर बैठे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो फाइल वापस भेज दी गई। खबर छपी औपचारिक तौर पर कि फाइल अब आपके पास है। 72 घंटे क्या, हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। क्यों अफजल गुरु के साथ आप वो नहीं कर सकते जो आपने कसब के साथ किया? इसको हर बार सांप्रदायिक एंगल एक क्यों दिया जाता है? और आपने दावा किया था कि ये मेरा वादा है जनता से 72 घंटे के अंदर होगा। 72 घंटे बड़ी धीरे घूम रही है आपकी घड़ी। मैंने पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा रिकॉर्ड वो दिन का कि 72 घंटे में मैं बोला गया नहीं है। यूजुअली मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इस तरह नहीं बोलता हूँ, बड़े संभल के बात करता हूँ। लेकिन कुछ जबान फिसल गई हो तो पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। देखिए, सही बताने में क्या है दिक्कत उसमें, लेकिन मैं यूजुअली ऐसा नहीं बोलता हूं जो मेरा नेचर है। मैं ये देखूंगा, आज भी मैं बोलता हूं, उसे करेक्ट करेंगे, क्या फर्क होता है उसमें? ठीक है, आप हो गया, करेक्ट कर दूंगा कि मैं खुद उसमें डिटेल में देखूंगा। जब ये जिस विश्वास से राष्ट्रपति जी ने मेरे पास फाइल बताई है, वो विश्वास से मुझे उसके डेप्थ में देखना होगा। बिल्कुल। दीपक शर्मा मेरे साथी हैं, एडिटर हैं आज तक में। आप सवाल करें दीपक। साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि कसाब को जो फांसी दी गई वो बहुत सीक्रेट ऑपरेशन था। कसाब तो यहीं पकड़ा गया था, आप ही को फांसी देनी थी। आप महाराष्ट्र में सब इंस्पेक्टर रहे और महाराष्ट्र ही एक मुल्जिम है, कराची में बैठा हुआ है। क्या दाऊद इब्राहिम के खिलाफ आप ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन करेंगे
देखिए, केवल दाऊद इब्राहिम ने हमारे देश के अगेंस्ट जो भी करेंगे उसके लिए हम करने के लिए तैयार है। उसकी हम कई स्कीम बना रहे हैं, इंटरनेशनल एजेंसी से हम बातें भी कर रहे हैं और कई लोगों से भी हम जो केवल दाऊद नहीं, बहुत लोग हैं हमारे लिस्ट पर, उस सबको हमारे देश में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बात पाकिस्तान की चल रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक को हम लोग होस्ट करने को तैयार है। वो 14 तारीख को हिंदुस्तान आ रहे हैं। क्या ये बहुत सी जनता, आपके जो साथ के लोग भी हैं और जो आपके अपोजिशन में भी हैं, वो ये जानना चाहते हैं, बाकायदा अखबारों में लिखा जा रहा है कि आखिर ऐसा पाकिस्तान ने क्या कर दिया 26/11 के बाद कि हम जहां पर हाफिज सईद खुला घूमता है उस देश के गृह मंत्री को अपने देश में होस्ट करने को तैयार है। आखिर क्या जरूरत है इस बात की? देखिए, जरूरत की बात ऐसी होती है, ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं नेशन टू नेशन, वो तो मेंटेन करना जरूरी है। चाहे कल चाइना ने हमारे साथ वार किया तो हम चाइना को नहीं बुला सकते हैं। ये इंटरनेशनल बातें होती है, उसमें करना है। लेकिन हम हर प्लेटफॉर्म पे, मालदीव में हम सार्क कॉन्फ्रेंस में थे, उसमें हमने बातें की है, सब लोगों की बातें की है, तकी की भी बातें की है कि आपके देश में है वो, उसको वापस हमारे को दे दो बोल के। हम डरे नहीं है। इंटरपोल में भी वो आए थे, वहां भी हमने बात की है। ये तो उन्होंने हमारे को इनवाइट किया है, हम भी उनको इनवाइट किया है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। ऑडियंस से भी सवाल है, मैं देख रहा था वाणी हाथ उठा रही है। वाणी के पास माइक पहुंचा जाए। वाणी त्रिपाठी के बारे में बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, इसलिए आप तैयारी से जवाब दीजिएगा। तो अच्छा, अभी आदेश जी गए हैं। नमस्कार शिंदे जी, नमस्कार सुमित। शिंदे जी, एक सवाल 26/11 के बाद पूरे देश के जहन में लगातार उठता रहा और हर आतंकवादी घटना के बाद ये सवाल देश पूछता है और जवाब अक्सर नहीं मिलता। अक्सर इंटेलिजेंस फेलियर इस शब्द के बारे में हम सुनते हैं जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और शब्द है रेडिनेस टू रिस्पॉन्ड। क्या आज 26/11 के बाद, कसाब की फांसी के बाद, क्या हम उस त्वरित रिस्पॉन्स के लिए, यानी रेडिनेस टू रिस्पॉन्ड के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो हम किस तरह से तैयार हैं? धन्यवाद। कौन सा रिस्पॉन्स कहा? रेडिनेस टू रिस्पॉन्ड फॉर इंटेलिजेंस, फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी एक काफी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इतना बड़ा देश है और जब मैं देखता हूं, जब जी ने कहा अभी कि मैं पुलिस से आया हूं, मेरी शुरुआत तो इंटेलिजेंस ही हो गई है। बम्बई सीआईडी में मैं था और वो भी इंटेलिजेंस की डिपार्टमेंट में था, वहीं से आ गया हूं। हमारा इतना बड़ा देश है और जिस तरह से हम इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक कई साल पहले उसमें कमी थी। आज मैंने इसी की वजह से, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, इसी की वजह से मैंने बताया कि नैक में क्या काम कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल एजेंसी से कैसे काम कर रहे हैं और नेटग्रिड में क्या काम कर रहे हैं। तो ये एजेंसी आज एक अच्छी बनी है और एजेंसी फेल्यूर नहीं होती है। बहुत बार फॉल्स भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें कोई दोष मैं नहीं दूंगा उनको, लेकिन हमारा भी देश में हमारे लोगों का भी कुछ काम है कि नहीं। आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, देश के लोगों ने भी, मैं समझता हूं कि अलर्ट रहना चाहिए। मैं इससे विनती करता हूं, आपको कहीं से भी कुछ थोड़ी से भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इन्फॉर्म करना भी हमारा कर्तव्य है। ये कई बार हम, अभी देखिए जर्मन बेकरी में कई 36 आवर्स वो बैग अनअटेंडेड वहां दिखी थी। कितने लोग वहां आए होंगे, गए होंगे, बट किसी ने ख्याल नहीं किया। यदि वो किसी बता था यहां एक ऐसी बैग है तो वो अवॉइड हो सकता था। तो ये इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं, मैं पुलिस की जिम्मेदारी नहीं अवॉइड करना चाहता हूं, पुलिस तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन जो इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं वो, आज मैं अभी चाइना के बॉर्डर पर गया था, मैं वहां भी देख लिया हूं
कि कहाँ किस तरह इंटेलिजेंस पास होता है, कैसे हमारे लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। हम बड़े बड़े शहर में बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है, बट सीक्रेटली इंटेलिजेंस निकालना ये भी बहुत कठिन काम है। इंडिया का इंटेलिजेंस आज अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, आज कल की बात नहीं है और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आया हुआ है हमारी वेबसाइट से, हमारे दर्शक के द्वारा आजतक.com पे। अमोद कुमार है नई दिल्ली से, सवाल पूछते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पाकिस्तान ने अभी भी सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को पूरी तरीके से कम नहीं किया है। इसमें एक लाइन मैं जोड़ दूं, 2-3 दिन पहले अखबार में खबर थी कि 5000 लोग अभी भी घुसपैठ के लिए तैयार हैं सीमा पार से, और इस मौसम का फायदा उठाया जा सकता है सर्दियों में जब बर्फ पड़ी होती है। ऐसी परिस्थिति में आखिर पाकिस्तान को हमने क्रिकेट खेलने की अनुमति अपने देश में क्यों दी है? देखिए, ये जो हम वीजा देते हैं बहुत स्ट्रिक्ट उसका वेरिफिकेशन होता है। वो स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होके बैकग्राउंड उसकी देख के सब हम ये करते हैं। इन्फिल्ट्रेशन होता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन 5000 होता है कि 5 से होता है, सवाल वो भी नहीं मैं समझता हूँ कि जब इन्फिल्ट्रेशन हमारी एक एजेंसी नहीं है, जो हमारे बहन ने अभी बात की कि इंटेलिजेंस की, बहुत सारे इस देश में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक नहीं 10-12 इंटेलिजेंस एजेंसीज है। वो सब तरफ से एक इंटीग्रेटेड हम कलेक्शन करते हैं, और वो थोड़ा भी हमने कोई उस पर हमारे रिकॉर्ड पे आ गया कि इस साइड से कहीं पूर्व से कहीं हमारे नजदीक के देश वाले इन्फिल्ट्रेट होने का संभव है, तो वहां हम ज्यादा अलर्ट रखे हुए हैं। बट हम जब काउंट करते हैं तब ये पूरा हमारा आंकड़ा उसमें ये ठीक नहीं लगता। तो क्रिकेट खेलने से संबंध अच्छे होंगे भारत पाकिस्तान के बीच? नहीं, वो तो देखिए, खेल और गाना सांस्कृतिक कार्य ये तो चलने चाहिए देश विदेश में। एक देश कल हम विरोध में था, आज विरोध में। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाइना के वहाँ के हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है चाइना के, उन्होंने बोला इंडिया और चाइना 1962 को अभी भूलना चाहिए और एक नया रास्ता हमने खोलना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बहुत समझदारी की बात है, इसी तरह हमारा ये करना चाहिए। देख लेते हैं, कुछ हम बड़े तैयारी से है। आज पाकिस्तान के शौकीन लोग यहाँ क्रिकेट देखने के आते हैं, तो उनको भी रोकना ठीक नहीं, देंगे, प्रयास कर लेंगे। इसी पॉजिटिव नोट पर कि हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, इसी पड़ोसी के साथ रहना है, संबंध अच्छे होंगे तो बात अच्छी होगी। शिंदे साहब लोकसभा में के नेता भी हैं, सदन के। शिंदे साहब को जाना है। मुझे 3 बार कहा गया था कि 11:30 तक इस शो को वाइंड अप करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं 5-7 मिनट ऊपर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया शिंदे जी, आपने वक्त निकाला एजेंडा आज तक पे हिंदी जगत के इस महामंच से जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा आप रुके अभी यहाँ पर। धन्यवाद शिंदे जी। और श्री अरुणपुरी जी एक छोटा सा उपहार देना चाहते हैं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को।